थैंक यू निशा जी। जैसा कि आज का टॉपिक है इंडिया टुवर्ड्स आत्मनिर्भर चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अभी हमारी प्रिंसिपल निशा जी ने काफी कुछ बताया इसके बारे में, टॉपिक के बारे में, लेकिन हम बता दे रहे हैं फिर से आपको कि कोविड महामारी यानी कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के करीब कोरोना महामारी और लॉकडाउन के करीब 3 महीने पूरे होने को आ गए हैं और अब तो अनलॉक 1 भी 1 जनवरी से शुरू हो गया है। लेकिन कोरोना का संकट अभी भी हमारे और हमारे देश के ऊपर बराबर मंडरा रहा है। संकट की इस घड़ी का हम लोगों को यानी पूरे देश को फायदा उठाना चाहिए, यानी कि राहत को अवसर में बदलने का प्रयास करना चाहिए। परंतु कैसे? इसका उत्तर है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, आत्मनिर्भर बनकर। चाहे पीपीई किट बनाने की बात हो या मास्क बनाने की बात हो या टेक्नोलॉजी, दवाइयों या उद्योग की बात हो, अब हमें आत्मनिर्भर होना ही होगा और इस हद तक हमको आत्मनिर्भर होना होगा इससे पहले जितना कि कभी भी नहीं हुआ है। आगे का रास्ता अब यही नजर आता है। 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के नाम संबोधन करते समय आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा की और इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज देने का भी कहा। एक विशेष बात ये, पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दी है कि नहीं दिया, हमने विशेष रूप से ध्यान दिया है कि 33 मिनट के संबोधन में मोदी जी ने 26 बार आत्मनिर्भर शब्द का प्रयोग किया है। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको क्या करना होगा? आत्मनिर्भर बनने के लिए लोकल प्रोडक्ट्स हमको खरीदने होंगे, लोकल के लिए वोकल होना होगा, यानी कि लोकल वस्तुओं का प्रचार करना होगा, उनकी क्वांटिटी यानी कि उनका उत्पादन ज्यादा क्वांटिटी में करना होगा और उनकी क्वालिटी को काफी इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि ना हम केवल अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सके, बाहर के लोग भी इससे आकर्षित हों और इसको अपने यहाँ इंपोर्ट करें। इससे क्या होगा कि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, दूसरी ओर इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और हम काफी हद तक आत्मनिर्भर हो सकेंगे, जो कि 21वीं सदी का सपना हुआ करता था। उस सपने को अब साकार करने का समय आ गया है, आत्मनिर्भर बनकर। इस टॉपिक पर महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए मैंने 2 गेस्ट को आमंत्रित किया है, प्रोफेसर सुष्मिता जी और डॉक्टर बीना श्रीवास्तव जी। मैं दोनों गेस्ट के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आप दोनों ने मेरे आमंत्रण को प्रथम बार में ही स्वीकार कर लिया। इस वेबिनार में उपस्थित सभी टीचर्स, स्टूडेंट्स एवं वेबिनार की टीम की तरफ से मैं आप दोनों अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब मेरे फर्स्ट स्पीकर हैं प्रोफेसर सुष्मिता जी, सुष्मिता चंद्रा। तो इनके बारे में पहले आप लोग को थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, इनका इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। प्रोफेसर सुष्मिता चंद्रा जी, आपने वर्ष 1981 में ऋषिकेश स्थित राजकीय महाविद्यालय से प्रवक्ता अर्थशास्त्र के रूप में अपना कैरियर प्रारंभ किया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के तहत अध्यापन कार्य करते हुए वर्ष 1997 में लखनऊ के नवस्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में एचओडी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस दौरान आपने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स का आयोजन किया। आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुस्तक वुमेन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्ष 2000 में नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इसके अतिरिक्त आपने एमबीए के लगभग 6 शोध ग्रंथों का निर्देशन कार्य भी किया। पिछले ही वर्ष आप 38 वर्षों की लंबी सेवा के उपरांत प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई और अभी भी अध्ययन अध्यापन के कार्य से जुड़ी हुई हैं। अब हम सुष्मिता जी से अनुरोध करेंगे कि वे अपने आज के टॉपिक इंडिया टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत पर
अपने महत्वपूर्ण विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। सुष्मिता जी, प्लीज कम। Okay, okay. Associated with this webinar, all the friends, all the students, I welcome you here. I will present my views in Hindi and English mix. सबसे पहले आज के इस कोरोना संकट में दो अनुरोध आपसे करना चाहती हूँ। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और इस महासमर में यथासंभव जितना हो सके भरपूर सहयोग, भरपूर योगदान आप अपना दें। मैं इस वेबिनार के आयोजक इंदिरा जी को, प्राचार्य निशा जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ, उनका आभार देना चाहती हूँ कि वो निरंतर अपने स्टूडेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं और तकनीकी माध्यमों से इस काल में, इस संकट काल में ज्ञान का प्रसार करने में लगातार निरंतर लगे हुए हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये समय की मांग भी है, इस समय इसी की जरूरत है। ये वेबिनार उसी का एक हिस्सा भी है। जहां तक आत्मनिर्भर इस विषय की आत्मनिर्भर भारत विषय की बात है, तो ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि कल ही हमारी सरकार ने ये फैसला किया कि अब आने वाले वर्ष में केवल आत्मनिर्भर भारत योजना और गरीब कल्याण योजना ही काम करेगी। किसी भी नए योजना की घोषणा अब नहीं की जाएगी। यानी आत्मनिर्भर भारत पर भारत का इतना अधिक जोर है, वो आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर है और इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहती है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक आत्मनिर्भरता की बात है, तो कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यहाँ रिकार्डो का सिद्धांत काम करता है कि जो भी देश जिस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा कुशल है, ज्यादा आसानी से कम लागत पर उत्पादन कर सकता है, वो उस वस्तु का उत्पादन करे और दूसरे देश के साथ उसका व्यापार करे। यानी 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हो सकती हैं। एक वो अर्थव्यवस्था जो सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन बैडली रन सेल्फ सफिशिएंट क्लोज्ड इकोनॉमी, एक बंद अर्थव्यवस्था जो सेल्फ सफिशिएंट तो है लेकिन बैडली रन है। एक दूसरी अर्थव्यवस्था है एक वेल रन सेल्फ सफिशिएंट क्लोज्ड इकोनॉमी, और तीसरी अर्थव्यवस्था है अ ट्रेड ओरिएंटेड सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो आत्मनिर्भर है और ट्रेड ओरिएंटेड है। जो तीसरी अर्थव्यवस्था है, भारत को इसी ओर हमें ले जाना है। सरकार की ये मंशा है कि हम उस ओर जाएं, हम इतना उत्पादन करें, हम इतने आत्मनिर्भर बने कि हम अपनी जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और अतिरेक का दूसरे देशों को व्यापार कर सके, दूसरे देशों को निर्यात कर सके। तो इस थीम के साथ, इस आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के साथ, एक ऐसे भारत की ओर ले जाने के लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और सरकार ने क्या किया है, हम कहाँ थे, कोविड-19 ने हमें कहाँ पर चैलेंजेस दिए हैं और आगे हम कैसे जा सकते हैं, हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, इस विषय में हम थोड़ी सी आज चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, 1990 के वैश्वीकरण के बाद आत्मनिर्भरता की परिभाषा, जैसा मैंने पहले कहा, बहुत कुछ बदली है। चीन के साथ हमारे चाहे सीमा पार कैसे भी संबंध हो, चाहे आज भी मीटिंग झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो, डोकलाम विवाद सुलझ जाए, दूसरे विवाद सुलझ जाए, हम कैसे भी संबंध हो, लेकिन चीन के साथ हमारा व्यापार पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम चीन जैसी, जो हमारी जनसंख्या है वो चीन जैसी है, हमारी जो सर्कमस्टांसेस हैं वो चीन जैसे हैं, हमने लगभग साथ ही विकास का काम शुरू किया है, तो क्यों ना हम चीन से ऊपर जाएं, चीन से आगे निकलें, हम उससे होने वाले आयात को कम करें और निर्यातों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं।
यूं तो आत्मनिर्भर भारत का सपना भारत ने बहुत पहले हरित क्रांति के समय से देखना शुरू कर दिया था, और हम खाद्यान्न के मामले में बहुत कुछ आत्मनिर्भर हो भी गए थे। आज हम वो भारत नहीं थे जो लाल गेहूं या और चीजें और खाद्यान्न विदेशों से आयात करता था। आज हम उस स्थिति में थे कि हम अपनी जनता का पेट भर सके, हम अपने खाद्यान्न को स्टोर कर सके और जरूरत पड़ने पर हम खाद्य सुरक्षा के माध्यम से उन्हें उपलब्ध करा सकें। इस कोरोना संकट में हमारा देश की आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता इस बात की गवाह है कि हमने जितने भी बेरोजगार थे, जितने भी मजबूर लोग थे, जितने भी गरीब लोग थे, उन सबको मुफ्त अन्न उपलब्ध कराया। कोई भी भूखा नहीं रहा। तो ये हमारे खाद्यान्न पर हरित क्रांति के वजह से आई हुई आत्मनिर्भरता के कारण रहा। इसी आत्मनिर्भरता की जो हमारा रास्ता है, मार्ग है, जिस ओर हम चले हैं, उसे हमें अब आगे बढ़ाना है। कोविड-19 ने कुछ संकट पैदा किए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं कोविड-19 से पहले के कुछ आंकड़े, कुछ भारत की स्थिति आपके सामने रखना चाहती हूँ। भारत की जीडीपी विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था के रूप में है। भारत की जीडीपी वृद्धि की गति उदारीकरण के पश्चात 6 से 7% रही है और भारत विश्व की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2.9 ट्रिलियन डॉलर की है, जिसे वर्तमान सरकार 2022 या फिर 25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर का करना चाहती है। भारत का कृषि क्षेत्र 15.4%, उद्योग क्षेत्र 23% और सेवा क्षेत्र 61% का योगदान दे रहा है। हालांकि उद्योग क्षेत्र का कम योगदान और कृषि क्षेत्र का घटता योगदान चिंता का विषय है और जिस पर कार्य करने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। भारतीय जनसंख्या का एक और चिंता की बात है कि भारतीय जनसंख्या का 6% भाग गरीबी रेखा के नीचे रहता है, और अगर हम इस 6% को आंकड़ों में परिवर्तित करें तो एक मायूस करने वाला आंकड़ा हमारे सामने आता है। मानव सूचकांक विकास के क्षेत्र में भारत 130वें स्थान पर है, जो निम्न की श्रेणी में रखा जाता है। शायद जनाधिक्य इसका एक प्रमुख कारण है, लेकिन यही जनाधिक्य भारत को 50 करोड़ की लेबर फोर्स उपलब्ध कराता है, एक वो कार्यशील जनसंख्या जो हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना योगदान दे सकती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। भारत आत्मनिर्भर बनने की ओर यद्यपि कदम बढ़ा चुका है, फिर भी हमें अभी वो चीजें देखनी है जहां हमें काम करना है, जो जरूरी है। तो अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भर बनने में अभी हाल ही में सरकार ने भी बताया, मुख्य रूप से 5 पिलर्स हैं, और भी हैं, लेकिन 5 पिलर्स मुख्य हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था हमारे कृषि क्षेत्र, हमारे उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र से मिलकर बनी है। मैंने पहले भी बताया, हमारे कृषि क्षेत्र का लगभग 15%, उद्योग क्षेत्र का 23% और सेवा क्षेत्र का 61-62% इस समय योगदान लगभग है। कोविड-19 से पहले अब थोड़ी परिस्थितियां बदली हैं। तो जो ये कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र हम खाद्यान्न से अलग थोड़ा सा हटें, क्योंकि खाद्यान्न में हम काफी कुछ हरित क्रांति के समय कर चुके हैं। तो सरकार की योजना है कि इसमें हम इंक्रीमेंटल नहीं, क्वांटम जंप लाएं, छलांग लगाएं। हम धीरे धीरे विकास नहीं, एक छलांग लगाएं। कृषि वास्तव में हमारी जीवन रेखा है, हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सेवा क्षेत्र इसकी धुरी है, जिसके चारों तरफ पूरा कृषि क्षेत्र, पूरा उद्योग क्षेत्र, पूरी अर्थव्यवस्था घूमती है। तो जहां तक कृषि क्षेत्र की बात है, भारत आत्मनिर्भर है। उद्योग क्षेत्र में हमें बहुत काम करना है। कोविड-19 ने हमें बता दिया है, कोविड-19 में हम समझ गए हैं इस बात को कि हमारा जो ये औद्योगिक क्षेत्र है, जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है, इस पर हमें ध्यान देना होगा। यही है जो हमें आगे बढ़ा सकता है, यही है जो हमारी 50 करोड़ की जनता का फायदा उठा सकता है, यही है जो कृषि में और
कृषि की जो जो ग्रामीण जनसंख्या या जिसे कहें कि कृषक है, उसकी आय बढ़ा दोगुना करने का जो सपना देखा है वो पूरा कर सकता है। केवल कृषि से आय दोगुनी नहीं हो सकती, कृषि से रिलेटेड जो हमारे छोटे उद्योग के सेक्टर्स हैं, जब हम उन्हें आगे बढ़ाएंगे तभी कृषि की कृषकों की आय दोगुनी हो पाएगी। तो एमएसएमई सेक्टर में अभी हाल ही में सरकार ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, उसमें एक बड़ा जो हिस्सा है वो एमएसएमई सेक्टर का है, जो हमारे मध्यम और लघु क्षेत्र के उद्योग हैं। इसी क्रम में उन्होंने एमएसएमई जो सेक्टर है उसकी परिभाषा भी बदली है। अब 50 करोड़ तक की जो पूंजी है वो इस क्षेत्र में आई। हमारी कुछ यूनिकॉर्न कंपनीज इस क्षेत्र में आई हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज यानी जो 1 बिलियन की पूंजी के साथ शुरू हो रही हैं। इसमें हालांकि ये ज्यादातर कंपनी सेवा क्षेत्र में है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, इनमोबी है, ये ज्यादातर सेवा क्षेत्र में है। तो हम चाहते हैं कि ये कंपनी जो नई कंपनीज हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आए, उद्योगों के क्षेत्र में आए, क्योंकि बिना उद्योग के विकास के देश का एक 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 क्वांटम जंप कहें, जिसे हम एक लंबी छलांग लगा पाना कठिन है। हम धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते हैं उसके बिना। सरकार ने इसके लिए स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लाए हैं, जिसमें नए पूंजीपतियों को, नए नए उद्योगपतियों को सामने आने की, उनको अपना उद्योग प्रारंभ करने की का जो मौका है वो दिया जा रहा है। सेवा क्षेत्र है वो चूंकि अर्थव्यवस्था की धुरी है और सेवा क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ भी रहा है, तो इसको इसी तरह से, इसकी गति को इसी तरह से बनाए रखने की जरूरत है और इसको जो हमारे कृषि और उद्योग क्षेत्र है उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। बहुत सारे जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र है उसमें हम चाहते हैं कि महिलाओं का योगदान बढ़े। मेरा अपना स्वयं का ये बहुत विचार है कि महिलाओं का योगदान बढ़े। इसके लिए सरकार कोशिश भी कर रही है। महिला कल्याण कोष की स्थापना की गई है, स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं, माइक्रो फाइनेंस की सुविधाएं महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही हैं। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा 37% महिलाएं कामगार हैं। यानी महिलाएं, हम ये चाहते हैं कि महिलाएं मेन स्ट्रीम में आए। हम ये चाहते हैं कि महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपना काम करें और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अपने सकारात्मक प्रयास करें। एक दूसरा जो पिलर है जिसकी बात सरकार कर रही है, और ये वास्तव में हमारी उसका अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा पिलर है, वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा बुनियादी ढांचा। कोई भी काम जब हम करने चलते हैं तो इस बुनियादी ढांचे के बिना, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना वो संभव नहीं हो सकता। हम कितना भी खेती में अन्न उपजा लें, कितना भी हमारी कृषि का उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन अगर हम उसे समय से सही जगह पर सही लोगों तक, जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उस उत्पादन का कोई भी फायदा नहीं। अगर हमारे उद्योगों को जो माल चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, समय से सही जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो उसका कोई फायदा नहीं। इसके लिए हमें अपने लॉजिस्टिक्स बढ़ाने होंगे, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना होगा। सरकार ने इस तरफ बहुत प्रयास किए हैं। आपको याद होगा कि भारत ने भारतमाला नाम से सड़क परियोजना शुरू की है, जिसमें भारत के हर क्षेत्र को सड़क के द्वारा जोड़े जाने की योजना है। ये भारतमाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। आपने बहुत सारी सड़कें इस परियोजना के अंदर बनती देखी होंगी शायद, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो एक महत्वपूर्ण योजना भारत की है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज रेल परियोजना। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बना रही है, एक ऐसा स्वर्णिम चतुर्भुज बना रही है जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम इनको जोड़ेगा। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, जिसमें हम रेल के माध्यम से अपने सामान को कम से कम समय में कोई भी क्षति पहुंचाए बिना समय से पहुंचा सकेंगे। केवल 24 घंटे में एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए सरकार वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इसीलिए ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
इससे 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 बहुत सारे फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि जो सड़क के माध्यम से हम अपना सामान भेजते हैं, उसमें बहुत सारा समय हमारा लगता है। कई बारी बहुत सारे टोल नाके पड़ते हैं, जहाँ हमारा समय बेकार हो जाता है। कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सामान की बहुत ज़्यादा क्षति, बारिश हुई या किसी और वजह से। अभी हाल ही में आपने सुना देखा होगा, 1-2 दिन पहले ही लखनऊ में जो मेट्रो है, अमौसी के पास, उसके नीचे एक ट्रक फँस गया था, जो नीची नीची मेट्रो लाइन होने की वजह से। तो आने-जाने के लिए अगर हमारे पास सुविधा नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारा कोई भी उत्पादन, कोई भी काम समय से और कम लागत में नहीं हो सकता। इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें बिजली का क्षेत्र है, नदियों को जोड़ने की योजना है। बिजली के क्षेत्र में या ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में आपको मालूम ही है कि सरकार निजी क्षेत्र खोलने का प्रयास कर रही है, निजी क्षेत्र लाने का प्रयास कर रही है। हालाँकि लोग इसका विरोध करते हैं कि निजी क्षेत्र क्यों? सरकारी क्षेत्र में ही ये काम क्यों ना हो? और आपने इधर देखा भी कि सरकारी क्षेत्र कोविड-19 के खतरे के बाद सरकारी क्षेत्र की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उभर कर सामने आई है। लेकिन बहुत सारी समस्याएँ हैं। अ, लोग बिजली की चोरी करते हैं, ऊर्जा में ऊर्जा उनके लिए एक सरकार द्वारा दिया हुआ गिफ्ट जैसा उनको महसूस होता है। अगर निजी क्षेत्र इसमें आएगा, तो तो बिजली की चोरी, ऊर्जा की चोरी कम से कम होगी। और दूसरी जो 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 एक और महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि हम नए क्षेत्र इसमें खोल पाएँगे। सोलर एनर्जी की तरफ हम जा पाएँगे। जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्सेज़ हैं, जो धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं, उनसे हटकर हम नए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ हम कदम बढ़ा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हैं। इनके बिना अ, कोई भी देश आगे प्रगति नहीं कर सकता, आत्मनिर्भर नहीं बन सकता, अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सकता। कोई भी उद्योगपति तब तक नहीं आ सकता, तब तक काम नहीं कर सकता, जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। इसके साथ-साथ जिसकी हम बात करते हैं, अक्सर भूल जाते हैं, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। हमारी शिक्षा, एजुकेशन तो दे रही है, जैसा हम आपस में बात भी करते हैं, लेकिन हमें एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार नहीं कर रही है। हमारे पास हमारे जो 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 श्रमिक हैं, वो ज़्यादातर बहुत बड़े छात्र श्रमिक हैं, वो अकुशल हैं। तो स्किल इंडिया के माध्यम से उन श्रमिकों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए, जिसे ब्रेन ड्रेन ना हो, उनको यहीं पर बनाए रखने के लिए हम हम शिक्षा का स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में तो प्राचार्य जी ने बात की भी थी कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत तरक्की भी की है। हालांकि कोविड-19 से पहले हम इस क्षेत्र के लिए, इस महामारी के लिए तैयार नहीं थे, जबकि हमारा एपिडेमिक एक्ट पहले से बना हुआ है, जो हमें तैयार रहने के लिए कहता है। लेकिन चूंकि 100 साल बाद महामारी आई है, शायद इसीलिए भारत इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन जैसे ही ये खतरा हमारे सामने आया और हमें पीपीई किट और दवाइयों और बहुत सारी आर-एन-डी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी, हम तुरंत एकदम से इसके लिए तैयार हुए और बहुत बड़ी मात्रा में हम पीपीई किट बनाने लगे हैं, हम मास्क बनाने लगे हैं, हम दवाइयों का जो आपने हाइड्रोक्सी जो क्लोरोक्वीन है, उसका हम निर्यात तक कर रहे हैं, दूसरे देशों को हमने वो बाहर भी भेजी हैं। तो बहुत सारे हेल्थ सेक्टर में भी हमने काम किया है, लेकिन इसमें अभी बहुत गुंजाइश है। बहुत सारा हमें रिसर्च करना है, बहुत सारा डेवलपमेंट करना है, तब हम इसमें आत्मनिर्भर बन सकेंगे। चीन से हम बहुत सारा सामान, बहुत कच्चा माल इसके लिए आयात करते हैं, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। इस दिशा में हालांकि सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन जो निजी क्षेत्र है वो अगर इसमें आगे आएगा तो हम इसमें निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तीसरा जो पिलर है वो है सिस्टम एंड टेक्निक। ये जो टेक्निक है, ये आज की जरूरत है, तकनीक आज की जरूरत है। इसी तकनीक के सहारे आज हम इस वेबिनार के माध्यम से आप लोगों से एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर ये टेक्निक ना होती तो आज हम घर में बैठकर परेशान हो रहे होते, लेकिन आज कोई भी अकेला नहीं है। आज सब इस टेक्निक के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। बस यहाँ एक चीज कहना चाहूंगी कि
मोबाइल की भारत में बहुत डिमांड है, लेकिन मोबाइल बनाने वाली कंपनी भारत में नहीं है। कोई इक्का दुक्का बिरला ही कंपनी है, ज्यादातर मोबाइल हैंडसेट बाहर से आयात हो रहे हैं। तो इस दिशा में हमें काम करना है। यहाँ ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस टेक्निक को आगे बढ़ाएं, अपने यहाँ आगे बढ़ाएं। हालांकि सॉफ्टवेयर में भारत बहुत अग्रणी है, बहुत सारा निर्यात करता है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैं चाहूंगी कि कुछ लोग आगे आएं और इसमें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हमारा प्रयास जारी रहे। जहां तक सिस्टम की बात है, सिस्टम मतलब एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा जाल हमारा हो जो ट्रांसपेरेंट हो, जो जो निर्बाध हो, जिसमें बॉटलनेक्स ना हो, जिसमें किसी तरह के स्पीड ब्रेकर्स ना हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे काम खुद ब खुद, उस ऐसा सिस्टम हम बना सकें जो खुद ब खुद सारे काम हमारे होते जाएं और हमें कहीं पर भी रुकावट का सामना ना करना पड़े, तभी हम तेज गति से चल पड़ेंगे। एक यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं याद दिलाना चाहूंगी। एक बहुत पहले, कुछ ही साल पहले, 2-4 साल पहले, एक विचार विमर्श में एक बात सामने आई थी कि भारत के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। भारत की जो ये युवा शक्ति है, ये कुछ समय में बूढ़ी होने वाली है। हमारे पास बस 15-20 साल ही है। तो हमें जो भी काम करने हैं बहुत तेजी से करने हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, अगर हमें देश विदेशों में अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि ये हम तीसरे पिलर में इस पर चर्चा करेंगे। तो तीसरा पिलर हमारा सिस्टम और हमारी टेक्निक का है, जिसमें जिसको हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक चले, ट्रांसपेरेंट चले और ऑटोमेटिक चले बिना किसी बाधा के। हमारा तीसरा जो चौथा हमारा जो मेन सेक्टर है, मेन पिलर है, वो है हमारी डेमोग्राफी। आप सभी लोग जानते हैं, आप सब लोग इस बात पर चर्चा बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि भारत के पास एक जनांकिकीय लाभ है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है। भारत की दुनिया भर में जितने लोग, चीन को छोड़कर किसी भी देश की जनसंख्या नहीं है, उतनी हमारे पास युवा शक्ति है, उतनी हमारे पास कामगार शक्ति है। अगर अब भी हम इस शक्ति का लाभ नहीं उठा पाए, अगर हम अब भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, अगर हम अब भी अपनी कमियों को पहचान कर आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर हमारे पास और कोई, धीरे धीरे हमारी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी और तब हमारे पास वो अवसर नहीं रहेंगे। तो ये हमारा सबसे सबसे महत्वपूर्ण अवसर है, समय है, हमारा सबसे बढ़िया समय है जब हम इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। और पांचवा पिलर है डिमांड, मांग। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, किसी भी उत्पादन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिमांड, मांग। यहाँ मैं कीन्स के सिद्धांत का थोड़ा सा उल्लेख करना चाहूंगी, उसका नाम लेना चाहूंगी कि इंडिया ने भी कोविड-19 के खतरे के बाद इस कीन्स के डिमांड थ्योरी को, मांग के महत्व को पहचाना है और कोशिश की है कि वो जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें वो मनी डाल सके, वो पैसे डाल सके, वो पूंजी डाल सके कि देश में मांग कम ना होने पाए। अगर मांग कम हो जाती है तो फिर हमें मंदी से की ओर जाने से कोई रोक नहीं सकता। सरकार इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आप कीन्स की थ्योरी जानते ही हैं। तो अगर हम अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा भी पूंजी का अंश डाल देते हैं तो वही पूंजी का अंश गुणा कर त्वरक के माध्यम से अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे की ओर ले जाता है। तो डिमांड किसी भी अर्थव्यवस्था का मेन पिलर है, जिसको कभी भी हम देखा नहीं किया जा सकता। सरकार इसका प्रयास कर रही है। आपको मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस पैंडेमिक ने, जो ये पेंडेमिक है, इसने हमें अपने कमियों को पहचानने का अवसर दिया है। इसने हमें ये मौका प्रदान किया है कि हम जो दूसरे देशों पर निर्भरता है, जैसे बहुत सारा सामान हम चीन से मंगाते हैं, क्यों हम चीन से मंगाते हैं, क्यों हम अपने यहाँ उत्पन्न नहीं करते हैं? मेरे ये बात समझ में नहीं आती कि क्यों चीन से राखी आती है, क्यों चीन से लक्ष्मी गणेश आता है, क्या हम अपने यहाँ उसका उत्पादन नहीं कर सकते? बस सिर्फ इतना है कि हमने सोचा नहीं, हम इस क्षेत्र में आगे नहीं आए, हम बाहर से आसानी से हमको मिल गया और हम लेके चले गए। तो हमें ये अवसर मिला है कि हम ये देखें।
कि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे विश्व की बहुत सारे देशों की कंपनियां अब चीन से बाहर निकलना चाहती हैं। हमारे पास इस समय मौका है कि हम एक ऐसा वातावरण उन्हें दें, हम उन्हें वो जगह दें, हम उन्हें ऐसा मौका दें कि वो भारत में आए। हालांकि इसके लिए हमें कुछ श्रम सुधार करने होंगे, हमें कुछ कर सुधार करने होंगे, कुछ सुधार हमें करने होंगे, लेकिन वो कंपनियां अब भारत आ सकती हैं। हालांकि सरकार का ध्यान इस ओर है, और भारत ने जो जो भारत ने पहले ही कोविड-19 से पहले भी भारत इस ओर प्रयास कर चुका है। जैसे आपको याद होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने ओडी के माध्यम से हर जिले को एक उत्पादन के लिए विशेषज्ञता हासिल करने के लिए तैयार किया है। इससे हमें ये फायदा होगा कि हर जिला या हर क्षेत्र विकास में अपना योगदान दे सकेगा, हर क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सकेगा। शायद आपको पता हो कि छोटी छोटी इकाइयां अगर आत्मनिर्भर बनती जाएं तो देश खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो विकेंद्रीकृत विकास की योजना की ओर ओपीओडी के माध्यम से यूपी सरकार ने कदम उठाया है। आपको ये भी याद होगा कि रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक मीट आयोजित की थी, जिसमें विदेशों से बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भाग लिया था। आपको ये भी शायद याद पता हो कि रक्षा क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा इंपोर्ट बिल है, एक ह्यूज इंपोर्ट बिल है। रक्षा से रिलेटेड सामान का बहुत बड़ा आयात भारत करता है विदेशों से। तो सरकार की ये मंशा है, सरकार की ये कोशिश है कि विदेशों के साथ मिलकर भारत ने इसके लिए कुछ इजराइल, रूस, अमेरिका, इन सब के साथ मिलकर कुछ समझौते किए हैं, जिससे वो इस रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास करेगा। एक चीज और कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स हैं, या इससे पहले मैं आपको इस सरकार की, जो हमारी भारत सरकार है, इन्होंने कुछ क्षेत्रों की पहचान की है, उनकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। उन्होंने स्पेशली 10-12 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हम अपने इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। मैं उनके बारे में आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगी। इसमें सबसे पहला सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर। ये टेक्सटाइल सेक्टर भारत का पहले से ही विकसित नहीं कहूंगी, किसी समय का एक बहुत विकसित क्षेत्र है। आपको स्वतंत्रता से पहले ढाका की मलमल याद होगी, जिसका हम दूर दूर तक निर्यात करते थे। आपको याद होगा कि कानपुर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। तो कॉटन टेक्सटाइल में भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। हालांकि बीच में हमने अपना ये मौका खो दिया और हम इस ओर ज्यादा ध्यान हमने नहीं दिया, लेकिन टेक्सटाइल की पहचान हमारी सरकार ने की है और इस ओर आत्मनिर्भर तो है लगभग, लेकिन निर्यात बढ़ाने का प्रयास भारत सरकार कर रही है। दूसरा क्षेत्र हमारा है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो हम इनपुट है वो सब बाहर से आयात करते हैं और स्पेशली चीन से आयात करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया कि चीन हमारा पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, और चीन से आयात करना हमें आसान पड़ता है, हमें सस्ता पड़ता है। शायद हम इसलिए चीन की ओर बढ़ते चले गए। लेकिन यहाँ इसी समय अभी हाल ही में ये एक सर्वे हुआ, उसमें ये बात देखी गई कि जो देश किसी देश के ऊपर निर्भर था किन्हीं वस्तुओं के आयात में, उसको सबसे ज्यादा क्षति पहुंची है, उसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भारत को नुकसान कम पहुंचा है। भारत को इसलिए कम नुकसान पहुंचा है कि भारत बहुत ज्यादा आयात, जो जरूरत की चीजें हैं उनका बहुत ज्यादा आयात नहीं करता था। ऑयल के क्षेत्र में हम जरूर पराश्रित हैं, ऑयल हमारे पास नहीं है, लेकिन अच्छी बात ये रही कि कोविड-19 के दौरान हमें बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ी और ऑयल का जो दाम है वो कम होने की वजह से हम उसमें बहुत सारा स्टोर कर पाए हैं, जो हमारे बहुत लंबे समय तक हमारा साथ देगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें भारत
पहले से ही इस बात के लिए तैयार था कि वो जरूरत पड़ने पर विदेशों से अगर हमें चीजें नहीं मिलती है तो भी हम तैयार हैं। एक और क्षेत्र है आयरन का, जिसकी पहचान की है सरकार ने। आयरन के क्षेत्र में हम बहुत सारा उत्पादन करते हैं, विदेशों को निर्यात करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम कच्चे लोहे का निर्यात करते हैं और उसके बदले में बना बनाया सामान, स्पेशली स्टील, बाहर से मंगाते हैं। जो हम कम पैसे में हम निर्यात करते हैं और ज्यादा पैसे का सामान हम बाहर से मंगाते हैं। इस ओर हमें ध्यान देना है, ये हमारा अवसर है कि हम इस ओर ध्यान दें। स्टील की डिमांड चाहे वो इंडस्ट्री है और चाहे वो पर्सनल जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, उसमें बहुत ज्यादा है। और उस स्टील को हम बाहर से मंगा रहे हैं और कच्चा लोहा बाहर बेच रहे हैं। तो इस बात पे हमें ध्यान देना होगा, जिस पर हम कि कच्चा माल बाहर ना बेचकर बाहर ना भेजें, बल्कि उसको अपने यहाँ ही बनाएं, अपने यहाँ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं। हमारे यहाँ केवल एक दो ही कंपनियां हैं जो इसमें काम कर रही हैं। इसमें और कंपनियों के आगे आने की गुंजाइश है। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा और निजी क्षेत्र को भी इसमें आगे आना होगा। एक और क्षेत्र है जिसकी पहचान की है, वो है फूड प्रोसेसिंग। मेरा अपना मानना है कि ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हम कृषक की आय, किसान की आय दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन जो किसान का सामान है वो बेकार चला जाता है, उसकी उतनी डिमांड नहीं रह जाती। जो वो उत्पादन करता है कई बार उसे थ्रो अवे प्राइस पर बाजार में बेचना पड़ता है। कई बार तो आपने उनको सड़कों पर बिखराते हुए देखा होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड अचानक से कम, डिमांड उतनी ही है लेकिन वो इतनी मात्रा में उसका प्रोडक्शन हो जाता है कि वो फिर बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर हमें जरूरत है फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की। वो जो हमने फूड प्रोड्यूस किया है, जो हमने पैदा किया है, उसको हम प्रोसेस कर सकें, जो लंबे समय तक काम दे और विदेशों में हम जिसका निर्यात कर सकें, वो खराब ना हो, किसानों को उसके दाम मिल सके, किसानों को फेयर प्राइस मिल सके, किसान मायूस ना हो। अगले साल की फसल बोने के लिए उनको पैसा चाहिए और अगर उनको अपने सामान का दाम नहीं मिला, अपनी फसल का दाम नहीं मिला, तो अगले साल वो नई फसल बोने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास हम बहुत बहुत बड़े एरिया में अपने खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसको हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सही से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे लिए अवसर है कि हम इसमें सामने आए। एक और है एग्रोकेमिकल। ये जितना भी केमिकल है ये हम सब चीन से मंगाते हैं। जितनी दवाएं बनती हैं उसका कच्चा माल हम चीन से मंगाते हैं और भी देशों से मंगाते हैं। तो इस एग्रोकेमिकल में हमें आगे आना होगा, इसमें हमें स्वावलंबी बनना होगा, इसमें हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हम आगे चलकर इस केमिकल का यूज अपनी दवाओं में कर सकें, अपने और इंडस्ट्री में कर सकें। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें इसका यूज होता है। तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री की पहचान की गई है ताकि हम इसमें आगे बढ़ सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। और आत्मनिर्भर क्या है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने लिए और फिर दूसरों, अतिरेक जो है, जो उसका सरप्लस है, वो फिर हम दूसरों के लिए भी दे सकें। एक और क्षेत्र जिसकी पहचान की गई है वो है हमारा ऑटो कंपोनेंट्स का। ज्यादातर सामान हम जो पुर्जे हैं वो बाहर से मंगाते हैं, उन्हें असेंबल करते हैं, जबकि छोटे छोटे पुर्जे, छोटे ये जो कलपुर्जे हैं ये हम अपने आसानी से बना सकते हैं, छोटी पूंजी में बना सकते हैं। इसके लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता नहीं है। सरकार इसके लिए बहुत सारा लोन देने के लिए तैयार है, बहुत सारी सहायता देने के लिए तैयार है, उसके लिए आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, जो कलपुर्जे हैं, जो हमारी आगे की बड़ी मशीनरी में काम आते हैं, उसको हमें उस ओर ध्यान देना है। उस ओर आगे अगर हम बढ़ें तो निश्चित रूप से हम इसमें काम कर पाएंगे। बहुत सारा निर्यात हम कुछ क्षेत्रों में करते हैं, लेकिन वो निर्यात अभी हमारे आयात को पूरा नहीं कर पा रहा है। हमारा आयात बिल ज्यादा है और निर्यात बिल कम है। तो कम से कम हम उसको बराबर ही कर पाए, जिससे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारे खिलाफ ना हो। सारा पैसा हम बाहर ही ना भेज दें, हमें बाहर से ऋण लेने की जरूरत ना पड़े। एक चीज और मैं
ये बात आपके सामने लाना चाहूंगी कि जो इंडिया है वो हमारे जो युवाओं का देश है, लेकिन कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से हम उन युवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या कमियां हैं, उनकी हमें पहचान करनी है। मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी कमी है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है पूंजी की कमी। और जो पूंजी है उसको मोबिलाइज नहीं हम कर पा रहे हैं, हम उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको उद्योगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। हमारे यहाँ उद्यमिता की कमी है। आपको शायद ये जान के आश्चर्य होगा कि हम अपनी जीडीपी का 31% घरेलू सेविंग करते हैं। हमारी हाउस होल्ड सेविंग 31% है। इतनी सारी पूंजी हमारे देश में है, इतना सारा पैसा हमारे देश में है, लेकिन हम उसे मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास हमारा, हालांकि हमने बैंकिंग सेक्टर को मजबूत किया है उसे मोबिलाइज करने के लिए, लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसे चैनलाइज नहीं कर पा रहा है। हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर चैनलाइज कर पाए, जिनको जरूरत है वहां पहुंचा पाए उनको, तो हमारी इस पूंजी की कमी को हम कम कर सकते हैं। जहां हम पूंजी हमारे देश में कम होती है, हम दूसरे देशों का मुंह देखने लगते हैं, एफडीआई के माध्यम से और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हम उन्हें बाहर से लेने लगते हैं। हालांकि एफडीआई किसी भी देश के लिए बहुत नेसेसरी है या बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूंजी की कमी अपने देश में है और उसे विकास करना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो विदेशी पूंजी बहुत जरूरी है और हमने विदेशी पूंजी को आकर्षित किया भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब हमारे यहाँ इतनी सेविंग है, जब हमारे यहाँ इतना पैसा है, तो फिर क्यों ना हम उसको मोबिलाइज और चैनलाइज करें। तो हमें अपनी इस कमी को दूर करना है। दूसरी जो बात है मैं जो सामने लाना चाहूंगी कि हमें अपने उद्योगों को ये कोशिश करनी है कि हम जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट पर काम करें। जीरो इफेक्ट से मेरा मतलब है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका पर्यावरण पर इफेक्ट या और अन्य जो गलत इफेक्ट हैं, जो खराब इफेक्ट हैं, वो कम से कम हो। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। ऐसा ना हो कि जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको हम पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लें, भविष्य के लिए कुछ भी ना छोड़ें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जीरो इफेक्ट पर हमें काम करना है। और दूसरा है जीरो डिफेक्ट। हमारा जो डिफेक्ट लेवल है, जो हमारा यानी एक सिक्स सिग्मा पर हम काम करें, जिसको पहले जापान ने शुरू किया है, जिसकी टोयोटा कंपनी ने काइजन के माध्यम से इस सिक्स सिग्मा लेवल पर काम करना शुरू किया है, जिसमें जो रिजेक्शन लेवल है, जहां पर हम अपने सामान को रिजेक्ट करते हैं, वो 0.0001 यानी 501 के बाद 50 के बाद 1 पर हमारा माल रिजेक्ट हो। यानी हमें ग्लोबल लेवल का माल बनाना है, हमें इस ग्लोबल स्टैंडर्ड का माल बनाना है। तो हमारे उद्योगों से, जब तक उद्योग ऐसा नहीं करेंगे, तब तक वो दूसरे देशों में अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। तो जैसा अभी इस वेबिनार की शुरुआत में इंदिरा जी ने कहा भी था कि हमें क्वालिटी अपनी लानी है। तो ये क्वालिटी कब आएगी? जब हम जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट के साथ काम करेंगे। आपको ये पता ही होगा कि चाइना का माल यूज एंड थ्रो माल है, फिर भी वो उसको बेच पाता है। हमारा माल थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन ड्यूरेबल माल है, लेकिन हम तब भी उसको नहीं बेच पाते हैं। तो यहाँ पर मैं उस थीम को जो बार बार यहाँ दोहराई जा रही है उसको लाना चाहूंगी कि हमें लोकल पर वोकल होना होगा, हमें बताना होगा, हमें सामने ले आना होगा, हमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों लानी पड़ेगी। जो चीन है, वो चीन इसीलिए तो माल बेच रहा है, डंपिंग कर रहा है वो। अब आप किसी दुकान में जाइए, अगर आपको डंपिंग दिखती है, यानी कोई माल उस दुकान में भरा हुआ दिखता है, तो आप समझ जाते हैं कि ये माल शायद अच्छा है, इसीलिए दुकान वाले ने ये रखा है। तो चाइना क्वांटिटी बनाकर उसको डंपिंग कर रहा है और सस्ते में उसको दूसरे देशों में बेच रहा है, जिससे हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में जो छोटे छोटे हम उद्योग चला रहे थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो हमें 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 भी अपनी क्वांटिटी
और क्वालिटी आगे लानी। क्वालिटी हमारी अच्छी है, हम ये बता नहीं पा रहे हैं, हम वोकल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारी सरकार का प्रयास है कि हम लोकल पर वोकल। और दूसरा उन्होंने कहा हम लोकल पर, हमारा जो ये लोकल है वो कैसा हो, ग्लोबल हो। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड का होगा तो निश्चित रूप से हम ग्लोबल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर हम स्टैंडर्ड अच्छा रखें, ग्लोबल स्टैंडर्ड रखें, तो हम लोकल पर ग्लोबल ना हो पाए। एक आप शायद जान रहे हैं कि सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोविड-19 के खतरे से निपटने के लिए दिया है। ये पैकेज जीडीपी का 10% है, एक बहुत बड़ा पैकेज है, हमारी टोटल जीडीपी का 10% पैकेज है। अगर हम इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं, अगर हम इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ये गलत होगा। सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, अब हमारे हाथ में है कि हम इसका लाभ उठाएं। हालांकि जो उद्योग क्षेत्र है वो अभी थोड़ा मायूस है। अभी लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ है, उद्योग अभी थोड़ा थोड़ा खुलने शुरू हुए हैं, प्रवासी मजदूर हमारे घरों की ओर लौट पड़े हैं, उनका विश्वास थोड़ा खोया है। उद्योगों ने मजदूरों में विश्वास खोया है, मजदूरों ने उद्योगपतियों में विश्वास खोया है। इसे हमें लौटाना होगा। इसको हमें सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है। प्रवासी मजदूरों, योगी सरकार ने, आपको पता ही है कि कहा है उद्योगपतियों से कि अगर किसी को यूपी के मजदूरों की जरूरत है तो वो हमसे बात करें, कितने मजदूर चाहिए हम भेजेंगे। यहाँ यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या उजागर हुई है, एक बहुत बड़ी कमी हमारे सामने आई है, बहुत बड़ा चैलेंज हमको दिखाई दिया है कि हमारे पास इन प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा ही नहीं था। निर्मला सीतारमण से पूछा गया कि कितने प्रवासी मजदूर आए, कितना क्या हुआ, कितने अभी हैं, तो उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि इन मजदूरों को कुछ समझा ही नहीं गया। हालांकि सरकार ने श्रमिक सम्मान योजना चलाई, लेकिन फिर भी उसके पास कोई आंकड़ा नहीं, कितने मजदूर आए, कितने मजदूर गए, कितने हैं, कितने परेशान हुए, कितनों को लाना है, कितनों को ले जाना है। इसीलिए ये समस्या आई कि प्रवासी मजदूर सड़कों पर उतर आए। तो ये हमें मौका मिला है, हमें अवसर मिला है कि हम उस आंकड़े को रख सकें, और उस आंकड़े को रखकर हम जब अपनी कोई योजना बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस समस्या का हम समाधान निकाल सकेंगे। एक अंत में मैं एक दो बातें और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि मैंने जितनी भी बातें की, जितनी भी सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की बात की, प्रवासी मजदूरों की बात की, उद्योगपतियों को मैंने आह्वान किया कि वो सामने आए, किन की सरकार ने क्षेत्रों की पहचान की कि ये क्षेत्र हमारे लिए ओपन है, इन क्षेत्रों में हम आगे आ सकते हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कर रही है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहें कि जितनी भी चीजें हैं उन सब की एक बाइंडिंग फोर्स है, और वो फोर्स है, जितने भी पिलर्स हैं उनकी एक बाइंडिंग फोर्स है, और वो है हमारा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां पर निर्बाध गति से सारे उद्योग काम कर सकें, उनको किसी तरह की समस्या ना आए, उनको ना ऋण लेने में समस्या आए, उनको ना अपने उद्योग को चलाने में समस्या आए, ना अपने माल को बेचने में समस्या आए, ना विदेशों को निर्यात करने में समस्या आए। एक ऐसा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट सरकार को बनाना होगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिससे पूंजीपति आकर्षित हो, जिससे पूंजीपति सामने आए, जिससे छोटे छोटे उद्योग सामने आए। सरकार ने स्टार्टअप की बात की, लेकिन कोविड-19 में स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, अभी शुरू ही हुआ था, और हम वहां सहम गए, हम वहां थम गए। तो ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। और एक चीज मैंने बताया कि एक कंड्यूसिव वातावरण चाहिए, और एक डिसिप्लिन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, एक अपना, ये मेरा देश है, माय इंडिया, इसकी बात हमें करनी है। हम क्यों क्यों हम ये है कि मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन जर्मनी, ये इलेक्ट्रॉनिक का सामान बड़ा अच्छा है, ये मेड इन जर्मनी है, ये मेड इन जापान है। ऐसा क्यों? जब तक हमारे अंदर डेडिकेशन की भावना नहीं आएगी कि हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने देश का सामान खरीद रहे हैं, तब तक
तब तक ये सारी जो चर्चा है, ये सारा जो जो कोशिश है, वो सारी बेकार हो जाएगी जब तक हम इस डेडिकेशन के साथ और इस डिसिप्लिन के साथ सामने नहीं आएंगे। तो कुछ चीजें जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी, उसको मैंने आपके सामने रखा। कुछ चीजें हो सकता है कि मेरे अपने व्यूज हो, आप उससे सहमत ना हो सकता है कि आप इससे ज्यादा कुछ और भी सोच रहे हो कि ऐसा भी होना चाहिए। तो उसके लिए ये सेशन ओपन है। आप लोग और जो बातें रखना चाहते हैं, जो पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, उसके लिए आप आमंत्रित हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू। इंदिरा जी। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। अभी हमारे चैट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मैम और बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं। पर मैं अपने आज के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर इंदिरा शुक्ला मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे नेक्स्ट स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें, और जब उनका सेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो हमारे बहुत सारे आज के जो क्वेरीज हैं पार्टिसिपेंट्स के, माइट भी कि वो अगले सेशन में अगले स्पीकर के द्वारा कवर कर लिया जाए। तो मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ डॉक्टर इंदिरा शुक्ला जी से कि प्लीज वो आए और हमारे नेक्स्ट स्पीकर को हमसे इंट्रोड्यूस करें। ओके लीना। सुष्मिता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी अच्छी जानकारी प्रदान की हम सबको। 3 बातें आपने जो बताई हैं वो हमें अत्यंत महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी लगी हैं, जिसके बल पे हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। पहली तो बात ये कि आपने 5 पिलर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया कि हम उनको कैसे इम्प्रूव करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सेकंड थिंग इज कि किन किन क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना है ताकि हम आगे बढ़ सकें। और तीसरी चीज कि क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना है, यानी लोकल के लिए वोकल होना है, लोकल वस्तुओं का हमको प्रचार करना है। और जब लोकल वस्तुएं ग्लोबल हो जाएंगी तभी बाहर उनकी डिमांड होगी, हमारे आयात कम होंगे और निर्यात बढ़ेंगे, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सुष्मिता जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, इतना धन्यवाद आपको देना है। अब हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पीजी कॉलेज से संबद्ध कॉमर्स डिपार्टमेंट की डॉक्टर बीना शर्मा जी। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय आप लोग को देना चाहती हूँ। आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी के पीजी कॉलेज में विगत 20 वर्षों से वाणिज्य विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। आपने लगभग 36 नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। इन्होंने ICSSR तथा UGC द्वारा प्रदत्त अनुदान पर रूस, अमेरिका, इंग्लैंड तथा दुबई की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त इन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा निगम की उपलब्धियां, इस पर एक पुस्तक भी इनकी प्रकाशित हुई है। बीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एक मिशन, और जो भी क्वेरीज हैं बच्चों की, उससे संबंधित बातें बताने का प्रयास करें, अपने महत्वपूर्ण विचारों से हम सभी को अवगत कराएं। बीना जी, प्लीज कम। डॉक्टर वीना, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। वीना मैम, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर बीना शर्मा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। आ गया? यस मैम। जी मैम, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। सबसे पहले हेलो, यस मैम, प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? थोड़ी सी मैम वॉइस क्लैरिटी में इश्यू है। तो मैं इस महिला कॉलेज द्वारा हेलो
यस मैम प्लीज। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम अब आ रही है। ओके ओके। सर्वप्रथम तो मैं इस महिला कॉलेज द्वारा आयोजित वेबिनार में उपस्थित महिलाएं एवं छात्राओं को सम्मान के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। जीने का अरमान है नारी, जीने का अरमान है नारी, हम सबका सम्मान है नारी, नारी के बिना जग सूना है, कण कण में विद्यमान है नारी। उसी के पश्चात अभी मेरी परम आदरणीय मृदुभाषी दीदी जी ने इन पंक्तियों के साथ उनके लिए खुद को खुद की खबर न लगे, कोई अच्छा भी इस कदर न लगे, आपको सुना है बस इस नजर से, जिस नजर से आपको नजर न लगे। मैं सुष्मिता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अपने सभी आंकड़े प्रस्तुत कर दिए हैं। साथ ही अब मैं अपने प्रारंभ कर रही हूँ। यहाँ उपस्थित शिष्ट विशिष्ट अतिथिगण, मातृशक्ति एवं छात्राएं सभी को सादर अभिनंदन व आज इस वेबिनार को आयोजित करने वाले सभी आयोजकों को मैं आभार एवं धन्यवाद हृदय से देती हूँ। जिस तरह से हमारे परिवार के व्यक्ति हमें बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए नित नए नए कार्य करवाकर आत्मनिर्भरता की ओर प्रोत्साहन देते हैं, ठीक उसी तरह आज हमारी सरकार भी हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक अभियान चला रही है। इन दुखद दिनों में जब पूरा संसार कोविड-19 के कारण अंधेरे में है और हर सवेरा लगभग हमें निष्प्राण सा लगता है, हमारी और आपकी याददाश्त में देश और दुनिया ने इतना बड़ा कोई संकट नहीं देखा होगा जिस संकट को हम आजकल अनुभव कर रहे हैं। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश कोरोना की महामारी की चपेट में है। इस महामारी से उबरने और अपने देश को वापस सोने की चिड़िया बनाने का अथक प्रयास में हमारी केंद्र सरकार एक अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत वित्त मंत्री ने राहत पैकेज के नाम से 170 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की, जिसको हमारे देश के गरीब निवासियों को मुफ्त भोजन तो मिलेगा, परंतु वह अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस परिश्रम में आज लिप्त थे उसे कभी ना छोड़े, किसी भी परिस्थिति में ना घबराएं, क्योंकि आज भले ही हमारे पास धन का अभाव है, सरकार उन्हें मदद के रूप में इस दुखद घड़ी से उबरने का प्रयास ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कर रही है। विवशता यह है कि हमारा देश समृद्धशाली होने के उपरांत भी दूसरे देशों पर आश्रित होने के लिए मजबूर है। उसका कारण है कि हमारे पास वह संसाधन उपलब्ध नहीं है जिनके कारणवश हमें दूसरों पर आधारित होना पड़ता है। उदाहरण के लिए भारत को तेल का आयात करने के लिए गल्फ कंट्रीज पर आधारित रहना पड़ता है। यदि भारत चाहे तो वह तेल की खपत कम करके रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के माध्यम से तेल का आयात कम करने की कोशिश कर सकता है। देश में जितनी भी कारें, गाड़ियां तेल व डीजल से चलती हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलवाने का प्रयास करें। साथ ही दूसरा, भारत में पूंजी बाजार हेतु विदेशी विनिमय के लिए गल्फ देशों व अमेरिका से सहायता लेनी पड़ती है, क्योंकि विदेशी ऋणों के बिना भारत का काम नहीं चल पाता। इसलिए पूंजी बाजार पर अपना नियंत्रण इस प्रकार रखा जाए ताकि विदेशी ऋण की हमें आवश्यकता ही ना पड़े। तीसरा, देश में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देश की सुरक्षा के लिए काम आने वाले जितने भी हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट जैसे मिसाइल आदि हम रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस से लेने के लिए इन देशों पर आधारित रहते हैं। अतः अपने देश में ही शोध करके ऐसे इक्विपमेंट को बाहर से खरीदने के लिए रोका जा सकता है। हम अपने देश के कॉलेजेस में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नेवल इंजीनियरिंग, साथ ही मिलिट्री साइंस जैसे कोर्सेज लाकर अपने छात्र छात्राओं की स्किल को बढ़ा सकते हैं। इन स्किल्स के साथ साथ अगर हम इन कोर्सेज में जो फंडिंग हमें चाहिए, अगर सरकार हमें मदद करे तो हम ज्यादा से ज्यादा
अपने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर तथा देश को स्वावलंबी बना सकते हैं। साथ ही चौथा, अपने देश के नागरिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेल्थ केयर के अंतर्गत भयंकर बीमारी से ग्रसित होने पर हम बाह्य देशों पर रुख कर लेते हैं। आपने शायद हाल ही में सुना होगा कि अभी बॉलीवुड स्टार ऋषि कपूर जी कैंसर से पीड़ित थे। हमारे देश में इस बीमारी का सही इलाज ना हो पाने के कारण उन्होंने अपना इलाज न्यूयॉर्क में करवाया था, और उसी के साथ इरफान खान ने भी अपना इलाज लंदन में वे करवा रहे थे। तभी सक्षम नागरिक अपने देश में तो रुख बाह्य ओर कर लेते हैं, मगर हमारे जितने गरीब नागरिक हैं वो हमारे देश में ही इस भयंकर बीमारी से पीड़ित रहते हैं। मेडिकल की तरफ से सुरक्षित अपने आप को ना समझते हुए बाहर के देशों में हम अपने आप को रुख करते हैं। ऐसे में यदि भारत हेल्थ केयर इक्विपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करे तो भले ही यह लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, परंतु देशवासियों के हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। फलस्वरूप देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। पांचवा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को भी विदेशों पर आधारित रहना पड़ता है। जैसे दीदी ने अभी बात करी थी कि मोबाइल लैपटॉप विदेशी ही अच्छा माना जाता है। ऐसा इस सब इसलिए है कि भारत में सब कुछ होते हुए भी वह संसाधन उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से हम नई टेक्नोलॉजी को अपना कर इनका प्रयोग वस्तु का निर्माण कर सके। अतः ऑयल, एनर्जी, पूंजी निवेश, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, हेल्थ केयर यदि उपयुक्त इन्वेस्टमेंट, विनियोग कर रिसर्च या शोध की सुविधाएं प्रदान की जाएं तो भारत स्वतः ही आत्मनिर्भर हो जाएगा। देशवासियों को BMW, मर्सिडीज गाड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे भारत की ही टाटा, महिंद्रा कंपनी की गाड़ियां खरीदे या क्योंकि यह नई टेक्नोलॉजी के आधार पर विदेशी जैसी ही गाड़ियां बना देंगे। इससे बेरोजगारी तो समाप्त होगी ही, लोग अपने देश में ही रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की अगर हम बात करें तो मैं जिस उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से हूँ, यहाँ बहुत ही छोटे छोटे कुटीर व लघु उद्योग होते, मगर आज इस विषम परिस्थिति के अंदर ये सभी कारोबार यहाँ बंद होने की स्थिति में है। यदि सरकार उन्हें मदद देती है तो वह मदद आज उनके घरों में भी अंधियारे की जगह रोशनी की एक किरण का काम करेगी। शहर में बनने वाली कालीन देश विदेश में जो बेड कवर के नाम से जानी जाती है, परंतु उन्हें उचित पारिश्रमिक न मिलने पर वे इस अंधियारे में डूब रहे हैं। ऐसे ही अमरोहा ढोलक के कारोबार से भी अपनी पहचान बनाए हुए है, परंतु इस कठिन दौर में ये कारोबार विलुप्त हो चुका है। नैनीताल में मोमबत्ती बनाने का कार्य एक दशक से चल रहा था, परंतु अब मोमबत्ती की खपत न होने के बराबर के कारण उन कुटीर उद्योगों को दूसरे कार्यों में अपने आप को पलायन करना पड़ा, क्योंकि मोमबत्ती आज सिर्फ घरों के ड्राइंग रूम में सजावट के काम आने वाली वस्तु रह गई है, जो कभी घरों में रोशनी किया करती थी। इन कारोबारों को पुनः जीवित करने के लिए सरकार अगर मदद के रूप में आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं ये कारोबार आगे बढ़ेंगे और हमारे देशवासी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आज हमारे पहनावे को ही देख लीजिए। क्या आपके कहे हुए शब्द, क्या बापू के कहे हुए शब्दों का हमें ध्यान है? उनका नारा स्वदेशी अपनाओ हमारे कानों में सुनाई देता है? शायद नहीं, क्योंकि हम कपड़ा वो पहनना पसंद करते हैं जो ब्रांडेड हो, खाना वो पसंद करते हैं जो चाइनीज हो, कॉस्मेटिक्स लगाना वो पसंद करते हैं जो इंपोर्टेड हो। सारी चीजों का चयन हमारी बाह्य वस्तु का होता है, अर्थात विदेशी वस्तु का। अतः हम जब स्वदेशी वस्तु का उपयोग ही नहीं करेंगे तो हमारे देशवासियों को कहां से आत्मनिर्भरता आएगी? पहले हम स्वयं का विकास करें, तत्पश्चात देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हम होंगे।
हमारा एक कदम कई व्यक्तियों को रोजगार दे सकता है। भारत की मिट्टी अपने आप में एक अमूल्य धरोहर है। यहाँ हम इस मिट्टी में खेती करके सोना तो उगलते ही हैं, साथ ही इसी मिट्टी से बर्तन, घड़े, सुराहियां और दीपक इत्यादि बनाते हैं। कुछ समय पहले हमने और आपने अपने अपने घरों में एक प्रण लिया था कि हम दीपावली के पर्व पर बाह्य देशों की लाइटें न जलाकर बल्कि अपने ही देश में बने मिट्टी के दीपक जलाकर इस पर्व को मनाएंगे, और हमने मनाया भी। ये बहुत बड़ी पहल थी हम सभी के लिए, कुम्हार भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने की। आज सभी मोबाइल चलाते हैं। इस कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन पीरियड में आपने अपने अपने स्टेटस को पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोगों ने तो टिकटॉक नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हर गाने में अपने आप को फिट किया। इससे आपको लोगों की लाइकिंग तो मिली और आपने अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया। मगर क्या आपने कभी सोचा कि टिकटॉक किसने बनाया? जी हाँ, 2017 में बेरोजगारी चीनी डेवलपर बाइटडांस ने इसे बनाया और चीन में ही डेल नाम से अपने देश में लॉन्च किया, परंतु उसे वहां सफलता नहीं मिली। परंतु जैसे ही उसने भारत में ये सोचते हुए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया कि भारत में बेरोजगार बहुत हैं और शायद इन बेरोजगारों से मुझे रोजगार मिल सकता है, तो उसने उसको एक अपने आप में सिंगिंग डांसिंग वाला एप्लीकेशन नंबर 1 पर बना दिया। हमने उसे तो रोजगार दिया, परंतु अपनी प्रतिभा को निखार कर स्वावलंबी बनने का क्या कभी हमने अपने आप में प्रयास किया? सरकार हमें मदद करने के लिए नित नई नई योजनाओं के तहत हमें आगे बढ़ने के लिए अथक प्रयास कर रही है। उन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देश को बुलंदियों पर ले जाने के लिए आत्मनिर्भरता के अंतर्गत देश के गरीब नागरिक, किसान, संगठित असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति, काश्तकार, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इन सभी को स्वावलंबी बनाने से भारत देश एक नई ऊंचाई की तरफ चला जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 जून को भारतीय उद्योग परिसंघ CII के 125वें वार्षिक सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्यमियों को 5I का एक मंत्र दिया था। इंटेंट, इरादा, आशय या नियत, इंक्लूजन, समावेश, अंतर्भाव या सम्मिलन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना, पूर्व आवश्यकता, उपलब्ध व्यवस्था, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, इनोवेशन, नवीनता, नयापन या नव परिवर्तन। ये पांचों यह मंत्र एक उद्यमी एंटरप्रेन्योर होने के लिए आवश्यक है। यदि आधारिक संरचना विनियोग के साथ पक्का इरादा है और कार्य करने का नयापन तथा विकास फल सभी को मिले ऐसी अवधारणा है, तो भारत को आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता। यह काम एक उद्यमी ही कर सकता है, जिसके पास धन के अभाव को सरकार ऋण के रूप में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत धनराशि देकर उसके काम करने के जज्बों या पैशन को बाहर ला सकती है। उसके आधार पर वह पूरी तन्मयता के साथ लघु, कुटीर उद्योग या मध्यम वर्गीय उद्योग को लगाएं तथा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग दें। इंग्लिश में एक कहावत है, इफ देयर इज अ विल देयर इज ए वे, अर्थात यदि चाह है तो राह है। इसी राह में सरकार आपको ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान कर रही है। अतः आप सब इसकी चुनौतियों के रूप में स्वीकार कर अवसर का लाभ उठाएं और आत्मनिर्भर बनने के लिए एक उद्यमी की भांति किसी कार्य को करें, तभी भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार मैम आपका। हमारे पास चैट बॉक्स में बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं
और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब भी मुझे उम्मीद है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को मिल चुका है। फिर भी एक प्रश्न है मैम जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। हमारे जो पहले के गेस्ट स्पीकर थे डॉक्टर सुष्मिता मैडम, तो मुझे लगता है आप दोनों में से जो भी इस प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा रखते हैं, प्लीज आप सर्व करेंगी। कोई हमारे एक पार्टिसिपेंट है मैम, डॉक्टर मिस्टर सुगम कुमार दुबे। वो जानना चाहते हैं कि भारत के औद्योगिक सशक्तिकरण एवं आयात प्रतिस्थापन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से रिपीट करूंगी मैम। भारत की औद्योगिक सशक्तिकरण एवं आयात प्रतिस्थापन में मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ है। डॉक्टर वीना मैम, डॉक्टर वीना मैम, सुष्मिता मैम प्लीज अनम्यूट करें। ठीक है, सुष्मिता मैम, यस मैम प्लीज, यस मैम प्लीज। मैडम आपने प्रश्न सुना? हाँ, मैंने प्रश्न सुना है। ठीक है मैम प्लीज। बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा है। ये दो जो मुद्दे हैं, हमारा औद्योगिक सशक्तिकरण का मुद्दा, मैंने अपनी जब मैंने बात रखी थी तो इस औद्योगिक सशक्तिकरण की बहुत बार बात कही थी कि जो उद्योग है वो किसी भी देश की रीढ़ है। जो उद्योग है वो हमारे देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। सरकार ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। और एक जो आयात प्रतिस्थापन है, शायद आप लोग आयात प्रतिस्थापन को समझ रहे होंगे कि जो हमारे आयात और निर्यात के बिलों का इम्बैलेंस है उसको दूर करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की बात कही गई है। यानी कि जो निर्यात और जो कंपनियां आयात कर रही हैं वो इसको प्रतिस्थापित करें निर्यात से, या फिर जहाँ पर हम जो जिन चीजों का आयात कर रहे हैं उनको अपने देश में बनाएं। ये दो चीजें इसके साथ मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। तो मेक इन इंडिया ने, ऑब्वियस बात है कि इसने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम ने भारत को सशक्त रूप में सामने लाया है। आपने देख ही लिया होगा कि अभी हाल ही में दो बहुत बड़े बदलाव हमारे देश को देखने को मिले हैं। अभी परसों ही G7 में भारत को इनवाइट किया गया कि आप इसमें शामिल हो, आप G7 का हिस्सा बने। G7 वो देश है जो विकसित देश हैं, उन G7 में भारत को शामिल होने का मौका मिलने के लिए बात आई है। WHO में भारत को मौका मिला है। हर्षवर्धन जो है वो हमारे WHO में शामिल हुए हैं। मेक इन इंडिया ने, इस मेक इंडिया अभियान ने भारत के बहुत सारे आयातों को प्रतिस्थापित करने का काम किया है, कर रहा है और आगे भी करेगा। मैम एक और संबंधित प्रश्न है, उन्हीं का प्रश्न है ये कि क्या कारण है कि भारत आज भी औद्योगिक उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हो सका है। औद्योगिक उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर होने के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत पूंजी है। मैंने बात की थी कि पूंजी की जरूरत है और उद्यमिता की जरूरत है। मेरे पास पूंजी है, मेरे पास पैसा है, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं छोटा सा अपना कोई यूनिट लगा सकती हूँ। मैंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात की थी, मैं लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे अंदर उद्यमिता का अभाव है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर नहीं है, हमारे यहाँ वो साहस नहीं है जो सामने आके अपने पैसे को रिस्क में लगा सके। सरकार लोन देती है, सरकार सहायता करती है, सरकार आपको सुविधाएं मुहैया करा सकती है, लेकिन उद्यमिता का विकास तो आपके अंदर होना है। तो जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भारत में 2 वजह से नहीं हो पा रहा है। पूंजी की कमी है, पूंजी कम होने से पूंजी मोबिलाइज नहीं है, चैनलाइज नहीं है, विदेशी पूंजी अभी आना शुरू हुई है, और दूसरी बात हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। इसलिए जो स्टार्टअप इंडिया है वो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर हमारे सामने आए हैं और उसने भारत को थोड़ी सी गति दी है, पहचान दी है। भारत के बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं अब वो विदेशों में पहचान बना रहे हैं। धीरे धीरे हम इसमें आत्मनिर्भर होंगे। मैडम एक और प्रश्न है मिस्टर आनंद वर्धन जी का।
वो जानना चाहते हैं कि व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द लॉकडाउन इन इंडिया। आई विल रिपीट द क्वेश्चन मैम। व्हाट वुड बी द अप्रोक्सीमेट इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द लॉकडाउन इन इंडिया? एक्चुअली जब तक कोई तूफान चला नहीं जाता तब तक हम उससे हुए नुकसान की को नहीं पता लगा सकते। अभी तूफान गुजरा नहीं है, अभी हम तूफान के बीच में हैं। जब भी तूफान गुजर जाएगा तब पता चलेगा। अभी तो हम नहीं जान रहे हैं कि हमारा जो आम आदमी है वो कैसे रिएक्ट करेगा, हमारा आम आदमी डिमांड कैसी करेगा। क्या वो ड्यूरेबल आइटम खरीदेगा, क्या वो कंज्यूमेबल आइटम खरीदेगा, वो क्या करेगा? अभी 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 इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जो चीजें सोची गई हैं जरूरी नहीं है कि आम आदमी वैसा ही रिएक्ट करे। तो क्या इकोनॉमिक लॉस होगा? हालांकि मेरा मानना है कि जो ये लॉकडाउन वाला पीरियड था, छोटा सा 2 महीने का, छोटा सा तो नहीं बड़ा था, जो ये पीरियड था, ये जो लॉस हुआ है हम उसको कवर कर देंगे। वो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि सारे देश इससे प्रभावित हुए। हम अकेले भारत नहीं है, हम अकेले भारत में ये परेशानी नहीं आई है। ये जो इकोनॉमिक लॉस है ये सिर्फ हमारा नहीं है। तो 2 बातें, एक तो इकोनॉमिक लॉस का अंदाजा अभी लगा पाना मुश्किल है, आगे चलकर हम इसको कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा। इकोनॉमिक लॉस हुआ है, सरकार ने उसको पूरा करने की कोशिश भी की है, लेकिन जो समय निकल गया है उतना लॉस तो है। लेकिन ये लॉस भारत को बहुत नुकसान पहुंचा पाएगा ये जरूरी नहीं है। भारत के पास क्वेश्चन है। आपको याद होगा 2008-9 में जब मंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, बहुत सारे देश उससे प्रभावित हुए थे। इंडिया में उसका ज्यादा असर नहीं हुआ था क्योंकि इंडिया एक सेविंग्स के कुशन पर काम करता है। मैंने कहा कि खाद्यान्न हम सभी को उपलब्ध करा पाए। कुछ समय के लिए हम स्टैंड स्टिल हुए, लेकिन हम फिर गति पकड़ेंगे, ऐसा मुझे मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार मैम। हमारे पास बहुत सारे और भी जो क्वेरीज हैं वो हमारी चैट बॉक्स में रखी गई हैं पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से बहुत सारे सवालों का जवाब हमारे जो एक्सपर्ट हैं जब वो अपनी बात रख रहे थे तो निश्चित रूप से हमारे पार्टिसिपेंट को उनके उस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और अब मैं आज की जो हमारी कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर इंदिरा शुक्ला मैम, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज वो आए और फिर फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए प्लीज डॉक्टर इंदिरा शुक्ला मैम। ओके, का ये वेबिनार, जैसा कि चैट बॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, वेरी वैल्यूएबल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन रहा है। इसके लिए मैं प्रोफेसर सुष्मिता चंद्रा जी का और डॉक्टर बीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि इन्होंने जो आज हमें जानकारी प्रदान की है हम सबको, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा ऐसी जानकारी थी जिससे कि काफी कुछ चीजें हमें आत्मनिर्भर भारत के संबंध में स्पष्ट हो गई हैं और ये पता लग गया है कि हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमको मिली है इस दौरान, जिससे कि हम आपदा से बाहर निकल सके, आपदा में अवसर की तलाश कर सकें। इसके लिए आप दोनों गेस्ट सुष्मिता जी और बीना जी, आपको हम महिला कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अब जो हमारे कॉलेज की प्राचार्य हैं मिसेज निशा गुप्ता, उनको धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनकी प्रेरणा व सहयोग से ये वेबिनार संभव हो पाया है। ऑनलाइन वेबिनार पर लिंक बनाए रखने के लिए लीना को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग वेबिनार में उपस्थित हैं, जितने भी लोग उपस्थित हैं इस समय सुन रहे हैं, उन सबको बहुत हम दिल से आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा ये वेबिनार आज संभव हो पाया है। अगर वक्ता है, श्रोता नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। आज हमारे पास वक्ता भी बहुत अच्छे थे और श्रोता भी बहुत अच्छी संख्या में थे, जिसकी वजह से इस वेबिनार की उपयोगिता अपने आप ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। थैंक यू टू ऑल।
पार्टिसिपेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने अपना फीडबैक फॉर्म भर लिया होगा। जिस पार्टिसिपेंट ने अपना फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है, प्लीज वो चैट बॉक्स में जाएं और फीडबैक फॉर्म को भर लें। अनदर 2 मिनट्स के लिए हमारा ये सेशन ऑन रहेगा फीडबैक फॉर्म भरने के लिए। और आज की फॉर्मल मीटिंग और सेशन को मैं आज की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंदिरा शुक्ला जी से परमिशन लेती हूँ कि आज की सेशन को यही एंड किया जाए। हाँ लीना, मैं ये कहना चाह